हाय एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम लोग चाहे वो एनसीईआरटी का एग्जांपल हो, चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या फिर कोई बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, सभी न्यूमेरिकल्स आज इस वन शॉट वीडियो में कवर। अगर आप लोग वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट जल्दी से अपनी नोटबुक एंड पेन कैरी कीजिएगा और साथ साथ मेरे नोट भी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी से न्यूमेरिकल्स के बारे में। क्लियर बात है। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की। सेकंड है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोस्टली तब लगाते हैं हम लोग जब कोई चीज हॉरिजॉन्टल मोशन करती है, जब कोई हॉरिजॉन्टल मोशन करती है, क्योंकि ये फॉर्मूला वर्क डन के लिए भी यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। वर्क किसके इक्वल होता है? चेंज इन, मतलब जब कोई गाड़ी सड़क पे ऐसे दौड़ती है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वही वर्क डन होता है। क्लियर बात है। मतलब अगर कोई कार सड़क पे ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो उस कंडीशन में वर्क डन का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट वन, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है। इसका मतलब अगर आप किसी चीज को ऐसे रेज करते हो ना ऊपर, और आपको पता करना है कि कितना वर्क किया हमने, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला एम जी एच लगाएंगे। क्लियर है। पावर होता है डब्ल्यू अपॉन टी, वन मोर एफ इंटू वी। एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालते हैं? पावर इंटू टाइम। कंडीशन है पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में रखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर नीड पड़ती है तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्क डन। देखो, सबसे पहले हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए हम लोग सबसे पहले कंटेंट लिखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, इट मींस दैट जो फोर्स अप्लाई है वो कितनी है? फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। कितना है बच्चों? 2 मीटर। वी नीड टू फाइंड व्हाट? वी नीड टू फाइंड वर्क डन, डब्ल्यू। देखो बच्चों, आपके अकॉर्डिंग आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से वर्क का कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज होना चाहिए? फर्स्ट वन। क्लियर बात है ना। यहां हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं लगा सकते, कंटेंट ही नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे बच्चों? यहां लगाएंगे एफ इंटू एस। एफ कितना है? 5। एस कितना है बच्चों? 2। फाइनली आंसर विल बी 10 जूल। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्पीडली नोट डाउन करो, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग को बताया गया है कि जो फोर्स है इट इज 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इट्स से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, 8 मीटर, और ये चेक कर लिया करो कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए।
या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। कहता है लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो अगेन आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन। भाई आप लोग फिर से यही फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्लियर है ना, आप लोगों को फोर्स पता है, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट पता है, देन फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस, एफ कितना है बच्चों 7, एस है 8, 56 जूल। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 56 जूल। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on luggage. देखो भाई ध्यान से सुनना एक बात, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है कि जो लगेज है उसका वेट कितना है और वी कैन से मास कितना है। मास ऑफ लगेज कितना है बच्चों, मास गिवन है 15 kg। क्लियर। और यहां पर कितनी हाइट तक उसको रेज किया गया है, जो हाइट है अप टू विच लगेज इज रेज्ड। तो ये आपने रेज किया कहां तक बच्चों, 1.5 मीटर। क्लियर बात है। देखो आपसे क्या पूछा इसने, इसने पूछा है कि वर्क कितना हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन। देखो मैं अपने फॉर्मूले पे चलता हूं एक बार, क्या मैं एफ इंटू एस लगा सकता हूं, नहीं। और वैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज को जमीन से उठाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, इसका मतलब फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी वाला लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो हाइट पे रेज करने की वजह से आई है और उसी में वर्क किया गया है, जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहां पर मुझे एक बात समझ में आती है कि जो आपका वर्क है ना वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा और उसे आप mgh से कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में मेंशन कर लेना, g की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर m की वैल्यू बताना बच्चों 15, g की वैल्यू 10 है और h बताना 1.5। तो फाइनली पॉइंट यहां से हटाएंगे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 15 फाइनली 225 जूल। बात समझ में आ गई। तो ये क्या इंप्लाइज करता है बच्चों, ये इंप्लाइज करता है कि जो वर्क हुआ है ना, वर्क डन बाय पोर्टर ऑन द लगेज, कितना काम किया है भाई उसने, इज इक्वल्स टू 225 जूल। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडली नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4, चलो भाई बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ पेयर ऑफ बुलक exert a force of 140 न्यूटन ऑन अ प्लॉग। इसका मतलब यहां पे फोर्स गिवन है, तो सबसे पहले कंटेंट में लिख लेते हैं हम लोग फोर्स F कितना है बच्चों
140 न्यूटन। आगे लिखा है द फील्ड बीइंग प्लॉग इन 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग तक गया है ना वो फोर्स लगाते हुए। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों, 15 मीटर। कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। देखो भाई, इन्होंने बताया कि एक पेयर है इनके पास बुलक का, मैंने ये मान लिया ये है दोनों, इसमें फोर्स लगाते हैं और इसे फोर्स लगा के डिस्प्लेस करा देते हैं कितना, 15 मीटर तक, ठीक है ना, ये यहां आ जाते हैं। इतनी लेंथ इन्होंने ब्लॉक की है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना किया है इन्होंने, कितना किया बच्चों, और इसके ऊपर इन्होंने फोर्स कितना अप्लाई किया है इसके ऊपर, 140 न्यूटन। क्लियर। तो मुझे एक बात समझ में आती है, मेरे पास फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क मैं बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं W इक्वल्स टू एफ एस से। रिक्वायर्ड क्या है, वर्क डन रिक्वायर्ड है, तो यहां लिख देते हैं बाय यूजिंग व्हाट, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस। एफ बताओ बच्चों 140 और ये 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2100 जूल। क्लियर बात है भाई। इसका मतलब ये है 2100 जूल वर्क इज डन इन प्लॉगिंग 15 मीटर फील्ड, 15 मीटर तक फील्ड को प्लॉग करने में जो वर्क किया गया है वो 2100 जूल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना गिवन है बच्चों, मास है 15 kg। सेकेंड वन वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है काइनेटिक एनर्जी। चले एक बार काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, मास भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 15 इंटू 4 स्क्वायर, हाफ इंटू 15 इंटू 16 बन जाएगा, ये 2 से कट कर दें 8 जा 120। का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 120 जूल, इट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, कहते हैं व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg।
एक कार है जो सड़क पे चलती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो सबसे पहले आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी को आप लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 30 किलोमीटर पर आर। लेकिन हम किलोमीटर पर आर में डील नहीं करेंगे, हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बच्चों? 5/18 से। एक काम करना, आपको यहां पे कोई कटिंग करने की नीड नहीं है, फिलहाल इसे ऐसे ही लिख लो। कितना आ रहा है? 150/18। कितना आएगा अब ये? मीटर पर सेकेंड। देख लेंगे, अगर नेक्स्ट वन भी आया तो ऐसा ही उसकी कटिंग कर लेंगे, अगर उसकी कटिंग नहीं होगी तो फिर इसकी भी नहीं करेंगे। चलो, फाइनल वेलोसिटी v 60 किलोमीटर पर आर, 60 इंटू 5, इसे भी कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? ठीक है, अपॉन, देखो एक काम करना, जितनी कटिंग इसकी करोगे उतनी उसकी करना, जिससे इनके डिनोमिनेटर सेम रहे, बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। चलो 3 से कटिंग कर दे इसकी, 3 5 जा, तो मेरे ख्याल से ये 50/6, 3 से की है ना, 50/6 मीटर पर सेकेंड। अगर और देखें तो ये 25/3 मीटर पर सेकेंड तक आ जाएगा। क्लियर? जब इसको कटिंग करोगे आप 3 से, तो ये आएगा 100/6, और जब दोबारा कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा फाइनली 50/3 मीटर पर सेकेंड। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, अब टेंशन नहीं रहेगी कैलकुलेशन में। मास भी गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ द कार इज व्हाट? 1500 kg। मास ऑफ कार इज इक्वल्स टू 1500 kg। क्लियर? we need to find what? we need to find the work done। अच्छा, आप एक बात देखो, जो काम यहां पर किया गया है उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई है, इसका मतलब स्पीड बढ़ी है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। इसका मतलब जो भी काम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हुआ है वही कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप लिखो क्या कि जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, दैट इज हाफ m v² माइनस u² के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 1500 v² 50/3 स्क्वायर माइनस u²। चलो इसको कटिंग कर दें क्या? 750 इंटू ब्रैकेट में कितना आएगा? 50 इंटू 50, 250 अपॉन 9, 625, 25 इंटू 25 अपॉन 9। देखो यहां एलसीएम लेने से बच गए अब आप, ठीक है ना? ये कितना आएगा? 2500 माइनस 625 अपॉन 9। क्लियर है? एक काम करते हैं, चलो अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले इनको माइनस कर लेते हैं। 5/9 कटिंग करें, 9 से इसकी कटिंग कर दो, पहले 3 से कर देते हैं। 3 से कितना आएगा? ठीक है, 3 से अब ये तो होगा नहीं, इसको कर देते हैं। तो फाइनली आएगा 250 इंटू 625
5 और मल्टीप्लाई करेंगे आप, लिखो 15625 जूल और ये आंसर होगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। What will be the kinetic energy when its velocity is double? Question mark. कहता है what will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? देखो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको इन्होंने बताया कि m है, ठीक है, वेलोसिटी भी बताई है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी कितनी बताई है बच्चा, वेलोसिटी बताई है 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी ना काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, 25 जूल। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं और यहां से मास कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग फॉलो कर देते हैं, ये वाला। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखेंगे यहां पर 25, हाफ m और v कितना है बच्चों 5, उसे यहां पे रख देते हैं। 25 1/2 इंटू m इंटू ये भी हो जाएगा 25। देखो जब आप m कैलकुलेट करोगे ना तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 25 इंटू 2 और m इंटू 25 इधर डिवाइड में आएगा, 25 इंटू 2 अपॉन 25 m। तो यहां से m की वैल्यू आपके पास आ गई 2 kg। क्लियर बात है? अब देखो इसने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल। मतलब इसके ए पार्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है व्हेन वेलोसिटी डबल। वेलोसिटी पहले कितनी थी 5, इसका मतलब अब कितनी हो गई, क्या अब यहां काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग, हाफ m v स्क्वायर। m अभी कैलकुलेट करके लाए हो आप लोग 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 100 जूल आ जाएगी। और इसी का एक बी पार्ट भी गिवन है जिसमें बोला कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा अगर ट्रिपल हो जाए। मतलब फिर से आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कब, जब वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाए, मतलब 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए। फिर से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर, इट विल बी 1/2 इंटू 2 इंटू 15 स्क्वायर, 1/2 इंटू 2 इंटू 225, कैंसिल आउट करते हैं 225 जूल। तो मतलब इसकी हेल्प से पहले मास कैलकुलेट किया गया, देन काइनेटिक एनर्जी निकाली गई जब वेलोसिटी को डबल किया गया, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली गई जब वेलोसिटी को ट्रिपल किया गया। क्लियर बात है? तो दो आंसर आ जाएंगे, एक 100 जूल और एक 220 जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट 6 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो किसी चीज को रेज करने की बात की जा रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा आपका वर्क डन। क्लियर बात है ना? ओके, वर्क डन पूछा ही नहीं है,
एनर्जी ही पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, मास गिवन है 10 kg, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट भी गिवन है 6 मीटर, और जी की वैल्यू भी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो एनर्जी इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी भाई, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी जब किसी चीज को रेज करेंगे। तो mgh से कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 10 इंटू 9.8 इंटू 6, पॉइंट हटाओ नीचे 10 आएगा, ये इसको उड़ा देगा। तो ये आ गया 588 जूल। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी दैट विल बी 588 जूल। फाइनल एक स्टेटमेंट लिख देना नीचे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 588 जूल। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्पीडली नोट डाउन करो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, वर्कशीट में देखेंगे सर। क्वेश्चन कहता है आप लोगों को, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height at which the object with respect to ground. देखो इस बार भी इसने पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी, क्योंकि देखो किसी चीज को रेज करते हैं तो उस कंडीशन में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या क्या गिवन है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास कितना गिवन है बच्चों, 12 kg। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है इसमें कितनी, 480 जूल, और जी की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो चाहे आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो या आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई हो, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया जाएगा। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो भी आप पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो यहां पर प्लेस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के प्लेस पर। m 12 है और g आपका 9.8, नहीं g आपको गिवन है 10 और h आपको फाइंड करना है। तो यहां से जब आप h फाइंड करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, क्योंकि h के साथ मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 जा। तो फाइनली h की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 4 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो हाइट है ना ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कहीं ना कहीं 4 मीटर है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। We name one of the girl A and other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by
ईच गर्ल। देखो बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछा गया है पावर, और अगर मैं पावर के फॉर्मूले पे जाऊं तो पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, W अपॉन टी। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि टाइम तो मुझे पता है, तो मुझे दोनों का वर्क निकालना है, दोनों ने कितना किया है, फिर टाइम से करेंगे डिवाइड, दोनों की पावर कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर बात है। अब देखो, क्योंकि यहां पर एक हाइट की बात हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी का रोल प्ले रहेगा वर्क डन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर गर्ल ए। देखो भाई, अगर मैं गर्ल ए की बात करूं तो यहां पर गर्ल ए का वेट कितना बताया गया है, वेट बताया गया है आप लोगों को 200 न्यूटन ईच, सॉरी 400 न्यूटन। कितना? तो आपको पता है वेट बताया गया है 400 न्यूटन। क्लियर? आपको पता है वेट का फॉर्मूला ही होता है mg। कितना होता है? इसका मतलब ये जो आपको 400 वैल्यू गिवन है, ये mg की गिवन है। अच्छा, हाइट कितना अटेन किया गया है बताओ भाई, फर्स्ट वन कर ले, हाइट कितना अटेन किया है? 8 मीटर। क्लियर है? टाइम कितना लिया इसने? 20 सेकेंड। क्लियर? अब यहां से पहले वर्क फाइंड करेंगे। वर्क कैसे फाइंड करोगे? mgh से। mg की डायरेक्ट वैल्यू पता है कितनी? 400, और h कितना है? 8। तो ये आ गया भाई 3200 जूल। लेकिन आपको तो पावर फाइंड करनी है, तो पावर होता है भाई W अपॉन डी, मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो ये हो गया 3200 अपॉन 20, तो ये आ गया 160, सॉरी 160 आएगा ना, 160, और पावर होती है वॉट में। लो भाई, गर्ल ए की जो पावर है वो आ गई हमारी 160 वॉट। अब यही वर्क आपको करना है गर्ल बी के लिए। किसके लिए करना है? गर्ल बी का वेट भी सेम गिवन है। कितना कितना है बच्चों? 400 न्यूटन, और वेट को हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी 400 न्यूटन हो जाएगा। अगर यहां पे हाइट की बात की जाए, हाइट बताओ भाई कितना गेन कर रही है ये लड़की? सेकेंड वन हाइट कितना गेन कर रही है? उसने 8 मीटर किया था, दोनों ने 8 मीटर किया है। ओके, तो यहां भी आएगा 8 मीटर। इसके बाद टाइम बताओ बेटा, आई थिंक इसने लिया है 50 सेकेंड। तो फिर से वर्क कैलकुलेट किया जाएगा, और वर्क के लिए सेम mgh फॉलो करेंगे। mg की वैल्यू 400 और h आपके पास है 8, तो वर्क तो सेम आ जाएगा यहाँ भी 3200 जूल। लेकिन जो गर्ल बी के लिए पावर है उसमें W अपॉन टी में टी की वैल्यू चेंज है। कितनी गिवन है बच्चों? 50। ठीक है ना। तो जो पावर आएगी सेकेंड गर्ल की, और वी कैन से गर्ल बी की, वो आएगी 64 वॉट। कितनी आएगी? पावर ऑफ द गर्ल ए इज 160 वॉट एंड पावर ऑफ द गर्ल बी इज 64 वॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो भाई ध्यान से, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों, अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक बॉय है जो कि स्टेयर्स पे चढ़ता है। कि कहां पे चढ़ता है वो?
स्टेयर पे चढ़ता है। सबसे पहले मैं इसका मास लिख लेता हूं, फिर स्टेयर वाली बात समझाता हूं आप लोगों को। मास ऑफ बॉय इज इक्वल्स टू 50 kg। तो मास गिवन है। अब देखो वो ना स्टेयर पे चढ़ता है और 45 स्टेप चढ़ता है। देखो ऐसे कितने स्टेप चढ़ता है वो, 45। अप टू कितने स्टेप सही है फाइनली, 45 स्टेप्स हैं। कितने बच्चों, और मैं आपको बता दूं एक स्टेप की जो हाइट है, एक स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर ये टोटल हाइट देखी जाए जो उसने चढ़ी होगी वो 15 इंटू 45 सेंटीमीटर चढ़ी होगी। क्लियर बात है। तो यहां से मास फाइंड आउट हो गया, और जो टोटल हाइट अटेन बाय बॉय, बॉय ने जो हाइट अटेन की है टोटल, मैं आपको बता दूं 45 तो स्टेप्स थे इंटू 15 सेंटीमीटर एक हाइट की, एक स्टेप की हाइट थी। तो टोटल कितना आएगा ये, कैलकुलेट करना जरा। तो ये फाइनली आएगा 675 सेंटीमीटर। क्लियर। लेकिन आपको पता होगा कि मैं सेंटीमीटर में डील नहीं करता, इसीलिए मैं 675 बाय 100 लिखकर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो वर्क डन कैलकुलेट होगा mgh से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा जब हाइट पे जाएगा वो। मास की वैल्यू 50 है, g की वैल्यू 10 है, और h आपके पास है बच्चों 675 अपॉन 100। दोनों जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपकी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइनली आंसर आ जाएगा 3375 जूल। लेकिन शायद उन्होंने क्या पूछा है, पावर पूछी है, और पावर के लिए उन्होंने टाइम भी दिया होगा। तो वो टाइम कितना है बच्चों, टाइम कितना है देख के बताओ वर्कशीट में, 9 सेकेंड। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो ये आ गया 3375 अपॉन 9, 375 वॉट। तो ये आ जाएगा 375 वॉट। इसका मतलब पावर ऑफ द बॉय इज 375 वॉट। क्लियर बात है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक लैंप है जिसकी एनर्जी कितनी है, 1000 जूल। तो एनर्जी कंज्यूम्ड है हमारे पास 1000 जूल, एंड व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम टेकन इज गिवन व्हाट, 10 सेकेंड। देखो मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी होता है और जो वर्क होता है दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है पावर, और पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है W अपॉन टी। क्लियर है ना। जो पावर है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वर्क अपॉन टाइम। लेकिन क्या है कि मैंने बताया कि वर्क एंड एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, इसका मतलब वर्क एंड एनर्जी दोनों सेम चीज रहेंगी। तो यहां पर आप इसे ये भी कह सकते हो कि एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। इसका मतलब एनर्जी कितनी है 1000, इट इज 10,
ये आ गया 100 वॉट, क्योंकि पावर है तो आंसर आएगा आपका वॉट में। क्लियर बात है भाई? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखना बेटा इसके बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट is used for 6 hours per day, is used for 6 hours per day. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं पावर कितनी है इस बल्ब की। पावर ऑफ बल्ब कितना दिया है बच्चों? पावर दिया है 60 वॉट और टाइम कितना दिया है, कितनी देर यूज होता है ये? 6 आवर्स पर डे। क्लियर बात है? तो आपको मैंने बताया था कि जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यही फाइंड आउट करना है ना, यही फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को? एनर्जी कंज्यूम्ड आपको बताया था पावर, लेकिन पावर रखते हैं हम लोग किलोवाट में और इनटू टाइम, और टाइम्स रखते हैं हम लोग आवर्स में। टाइम रखते हैं आवर्स में, तभी तो जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर आती है। क्लियर? अब देखो जो पावर आपको गिवन है वो 60 वॉट है, तो पहले आप इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60/1000 किलोवाट आएगा। तो यहां पर जो वैल्यू आप प्लेस करोगे 60/1000 करेंगे, तो ये आपने किलोवाट में रखी है। किसमें रखी है? किलोवाट में। और टाइम किसमें रखोगे बच्चों? आवर्स में। तो टाइम ऑलरेडी आवर्स में है, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 60 × 6/1000 किलोवाट आवर। जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, 36 किलोवाट आवर अपॉन में 100 भी है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 0.36 किलोवाट आवर आएगा। 100 की वजह से 0.2 टाइम्स लेफ्ट में मूव करेगा। क्लियर? और मैंने आपको बताया था कि बच्चों किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग यूनिट्स भी कहते हैं। और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 0.36 किलोवाट, और वी कैन से 0.36 यूनिट्स। क्लियर है? तो इसमें यही पूछा था आपसे कि कितना यूनिट एनर्जी जो है वो बल्ब कंज्यूम करेगा पर डे। तो पर डे जो एनर्जी कंज्यूम होगी दैट विल बी 0.36 किलोवाट आवर, और वी कैन से 0.36 यूनिट्स। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। स्पीडली नोट डाउन करो। देखो भाई ध्यान से करते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आप लोगों को सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो सबसे पहले हम लोगों को गिवन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में मास। मास कितना गिवन है बच्चों? मास गिवन है आप लोगों को 20 kg। क्लियर है? और यहां पर वेलोसिटी को चेंज किया जाता है 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। इट मींस दैट इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी v भी आपको गिवन है, कितना? 2 मीटर पर
सेकेंड। क्लियर? नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट? वी नीड टू फाइंड वर्क डन। वी नीड टू फाइंड वर्क डन। देखो इस कंटेंट से मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि जब कहीं स्पीड को चेंज किया जाता है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। तो यहां पर मुझे एक बात तो समझ में आती है क्या, कि यहां पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आएगा 1/2 इंटू 20, और यहां पर क्या आएगा बच्चों? 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर? इससे कटिंग कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 25 100 सॉरी 10 इंटू माइनस 21, और फाइनली माइनस 210 जूल। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? नेगेटिव वर्क डन। क्या शो कर रहा है ये? तो फाइनली आंसर तो आ गया। ये यहाँ पे बता देते हैं इसको कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज व्हाट? नेगेटिव वर्क डन। ये नेगेटिव वर्क को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात है? तो यहां पर आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू 2 1। देखो ये बात ध्यान रखना, वर्क तो 210 जूल ही हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव साइन यहां पे क्या दिखा रहा है कि वर्क नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में रहा होगा। बात समझ में आई? देखो गाड़ी की स्पीड कम हुई है, इसका मतलब ब्रेक लगाए गए हैं, और ब्रेक लगाए गए हैं, बताया था कि ब्रेक क्या करते हैं? ब्रेक नेगेटिव वर्क करते हैं। बात समझ में आती है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों, a mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B are horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Question mark. Explain your answer. देखो बच्चों यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर एक टेबल है जो कि हॉरिजॉन्टल है। मैं इसे एक टेबल मान लेता हूं कि एक टेबल है, और इस टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। ये पहले एक पॉइंट ए पर रखा था, आपने क्या किया? इसको मूव किया, और मूव करके आप इसे एक पॉइंट बी पर लेकर आ गए। ये पता है आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इसको ए टू बी लाने में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ। इधर ध्यान देना बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, अगर मैं अर्थ के साथ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट चला है वो डिस्प्लेसमेंट रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब यहां पे एक बात समझ में आती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब यह है, मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहां पे वर्क 0 हुआ होगा। ठीक है ना? तो यहां पे एक तो आपको गिवन था मास कितना है 10 kg, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है।
तो लिखेंगे सिंस, ये आप लोग यहां पे डायग्राम के साथ मेंशन करेंगे सब कुछ, ठीक है ना। सिंस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is perpendicular to the direction of gravitational force। अगर फोर्स भी लिखते तो अंडरस्टूड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 जूल। क्लियर बात है। तो यहां से आंसर आ जाएगा 0 जूल। देखो एक बात और ध्यान से सुनो बच्चों, इसका आंसर एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इधर देखो, देखो मैं किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितना भी घुमाता रहूं, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं हो रहा है। ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी अर्थ से या तो दूर होना चाहिए या टुवर्ड्स द अर्थ होना चाहिए, तभी माना जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है वो 0 है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मूव किया है आपने, वर्टिकल मूव नहीं किया है। जब आप वर्टिकल किसी चीज को मूव करते हो तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। क्योंकि यहां पे देखो आप लोग देखो, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहा है, तो यहां पर वर्क डन रहेगा 0। क्लियर बात है। तो दोनों ही वे में इसका आंसर एक्सप्लेन किया जा सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 16। तो यहां पर आपको बताया गया है कि जो एनर्जी कंज्यूम्ड है, एनर्जी कंज्यूम्ड है वो है 250 यूनिट्स। मैंने आपको बताया था कि 250 यूनिट्स का मतलब कितना होता है। 250 यूनिट्स का मतलब होता है 250 किलोवाट आवर, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। क्लियर बात है। इसका मतलब हम यहीं पर मेंशन भी कर सकते हैं कि इसी का मतलब है 250 किलोवाट आवर। देखो हम एक बात जानते हैं, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कराया था कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको 250 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आपको जूल में ही तो कन्वर्ट करना है ना इसको। तो यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आगे बच्चों 900 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर आप पॉइंट से, ये दोनों जीरो इधर देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेके जाओगे 1 2 तो ये 9.0 हो जाएगा। यहाँ पर आपकी 2 इंक्रीज हो जाएगी पावर, ठीक है ना। तो फाइनली इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। तो आपसे यही पूछा है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल कितनी होगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल विल बी 9 इंटू 10⁸ जूल, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट 5 मीटर above the ground, what is its potential energy? Question mark. If the object is allowed to fall
फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन क्या है? सबसे पहले तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है कितना बच्चों? 40 kg। आप मुझे ये बताओ कि कितनी हाइट तक इसे रेज किया गया है? हाइट अप टू विच इट इज रेज्ड, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको किस हाइट तक रेज किया गया है? आई थिंक 5 मीटर तक इसको रेज किया गया है। क्लियर? कहते व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? तो यहां पर आपसे क्या पूछ लिया इसने? पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी में m की वैल्यू कितनी लेंगे बच्चों हम लोग, और g की वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे। इन्होंने 10 कंसीडर किया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पेपर में ना गिवन हो तो वैसे आप 9.8 कंसीडर करना, ठीक है, और पेपर में गिवन हो तो आप 10 कंसीडर करना। इस क्वेश्चन में मेंशन कर लेना कि गिवन है, ठीक है। mgh, h की वैल्यू बच्चों 5 है, तो कितना हो गया ये? 2000 जूल। कितना हो गया बच्चों? 2000 जूल। ये इसकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां जमीन से ऊपर उठाया होगा 5 मीटर तक, जब आपने इसे 5 मीटर तक उठाया होगा तो इस पॉइंट पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 2000 जूल। देखो इसका एक बी पार्ट भी है। देखो बी पार्ट में लिखा है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट है 5 मीटर हाइट पर। कितनी मीटर हाइट पर? और जब आप इसे छोड़ेंगे और ये हाफ वे कवर करेगा तो मेरे ख्याल से जो डिस्टेंस यहां पे कवर कर रहा है वो 2.5 मीटर हो जाएगा हाफ वे में। होगा कि नहीं? आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये जो पॉइंट है ना, ये तो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाफ वे, और ये सबसे बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा। आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए। अगर आप इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो देखो जब आपने फ्रीली छोड़ा होगा ना इसको, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि फ्रीली फॉल किया आपने। जब छोड़ा था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इनिशियल वेलोसिटी रहेगी इसकी 0 मीटर पर सेकंड, और यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये? 2.5 मीटर, क्योंकि हाफ वे जा रहा है, ठीक है ना। जी की वैल्यू आप लोग को पता है, मैंने कहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। आपका टारगेट कौन है यहाँ पे? वी। एक बार वी निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, और इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मोशन की थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू कितना है बच्चों? 0 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 2.5। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? पॉइंट हटाओ, ये इससे गया 50 आ जाएगा, आई थिंक सो। कितना आएगा बच्चों? 50। देखो आपकी मर्जी है, आप यहां से वी निकालो या ना निकालो। पता है क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में सीधा वी स्क्वायर आता है, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे वी स्क्वायर की 50 बाय यूजिंग। इसलिए कह रहा था बेटा कि इसको ऐसे भी रख सकते हो आप, 1/2 m वी स्क्वायर आता है ना यहाँ पे, तो वी स्क्वायर को ही 50 से रिप्लेस कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर नहीं करेंगे।
1/2, मास कितना है बेटा 40 ना, इंटू 50, ये कटिंग करेंगे 20। तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इन द हाफ वे दैट विल बी 1000 जूल, 1000 जूल। क्लियर बात है, कोई इशू नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, स्पीडली नोट डाउन करो। तो अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बच्चों, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड। हैज ही डन सम वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। देखो बच्चों, हे कहते हैं घास को। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे, एक पर्सन है और ये पर्सन अपने सर पे ऐसे घास को लेके ये 30 मिनट यहीं खड़ा रहा। खड़ा रहे भाई, चाहे 10 दिन खड़ा रहे, यहाँ पे काम थोड़ी कुछ हुआ है। जब इसे लेके घर जाएगा तभी तो काम होगा। क्यों? ये फोर्स तो लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि अगर फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन की दो ही कंडीशन है, या तो आप फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट ना हो, और या फिर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगाते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बात जस्टिफाई करनी है भाई, ठीक है ना। तो यहां पे लिखना है आपको, सिंस फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन प्रोड्यूसेस नो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहेगी वो 0 मीटर रहेगी। और आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, अब W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। जैसे ही आप एस की वैल्यू 0 रखोगे, फोर्स इसने कितनी मर्जी लगाई हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो जो वर्क होगा दैट विल बी 0। तो वर्क डन बाय द पर्सन इज 0 जूल। तो हम ये भी कह सकते हैं, द पर्सन डज नो वर्क। पर्सन ने कोई भी काम नहीं किया है, चाहे 3 दिन खड़ा रहे यहाँ तो भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों, आप लोगों को इधर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो बच्चों, वोट में अगर कुछ गिवन होता है तो वो पावर होती है। तो जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर है, कितना गिवन है बच्चों? पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं 1500 वॉट। और जरा मुझे ये बताओ कि टाइम कितना यूज होता है ये, टाइम फॉर विच हीटर इज यूज्ड, कितने टाइम के लिए यूज होता है ये? 10 आवर्स। देखो, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम एनर्जी कंज्यूम्ड निकालेंगे, ठीक है ना, हमसे पूछा भी इसने एनर्जी कंज्यूम्ड ही है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि एनर्जी कंज्यूम्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है पावर, लेकिन पावर को हमेशा किलोवाट में रखते हैं इनटू टाइम, और टाइम को हमेशा आवर्स में रखते हैं। देखो, इसकी तो मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी आवर्स में है, लेकिन इसकी टेंशन मुझे है
क्योंकि ये वॉट में है, इसे 1000 से करेंगे डिवाइड और ये बन जाएगा किलोवाट। तो यहां वैल्यू कितनी रखोगे आप, 1500 बाय 1000, तो ये किलोवाट में आया है आपका, और इनटू टाइम किस में आया है, 10 आवर्स में। तो फाइनली 1500 इंटू 10 अपॉन 1000, ये फाइनली किलोवाट आवर आ जाएगा, तीनों जीरो कैंसिल, तो कुल मिला के 15 किलोवाट आवर आ जाएगा। और आपको मैंने एक बात और बताई थी कि इसकी एक और यूनिट भी होती है जिसे कहते भी क्या है, यूनिट ही कहते हैं। तो इसका मतलब 15 किलोवाट आवर, और वी कैन से 15 यूनिट, बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। स्पीडली नोट डाउन करो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप एक चीज देखो, ये 20 है क्वेश्चन नंबर हमारा, और इसमें गिवन है आप लोगों को मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस क्वेश्चन के अंदर मास जो है ऑब्जेक्ट का वो आपको गिवन है m, और वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, v। तो जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, मोशन में होता है, तो उसके पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। देखो भाई ध्यान से, मैं आपको बताता हूं इसका कहने का मतलब क्या है। ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक गाड़ी मान लेता हूं जो मूव कर रही है, और ये मूव करती है तो इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। किस काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है, 1/2 mv स्क्वायर। कह रहा है इसके ऊपर कितना काम करे कि ये गाड़ी रुक जाए। पता है जब ये रुकेगी ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है इतना ही आपको इस पे अपोजिट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो, इस पूरी काइनेटिक एनर्जी को आपको वर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर कुछ भी बचेगी तो फिर चलती रहेगी, तो पूरी तरह से इसकी काइनेटिक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब जितना वर्क होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना? तो लिखेंगे हियर टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट we need to work on the object equal to its kinetic energy. It implies that यहां से जो वर्क डन आएगा that will be equals to kinetic energy, or we can say half m v स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ये हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर बात है भाई, कोई इशू नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क इंटर कन्वर्टिबल है। काइनेटिक एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होती है, वर्क ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर फाइनली आंसर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है ना, तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो जाती है। बस मतलब ऐसे चल रहा है कोई 20 से, तो बस उसकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। अब इसे रोकने के लिए उतना ही एनर्जी लगानी पड़ेगी जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? वो काइनेटिक एनर्जी को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब किसी के, भाई मेरे पास 10 रुपए हैं, आपने मुझे 10 दिया, मेरे पास 20 हो गए, इसका मतलब आपने 20 नहीं दिए, आपने 10 ही दिए हैं। लेकिन अगर मेरे पास पैसे थे ही नहीं, आपने मुझे 10 रुपए दिए, तो अब मेरे पास 10 रुपए हैं, और जो दिया आपने दिए हैं, आपने भी 10 दिए हैं, मेरे पास भी 10 है। वो वैल्यू आती है हाफ एम वी स्क्वायर वाली। और चेंज तब होता है जब ऑलरेडी किसी के पास कोई एनर्जी हो और आप उसे और एनर्जी दें,
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बच्चों, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, बात समझ रहे आप लोग। वहां पर m और v दिया था और यहां पर m एंड v की वैल्यूज गिवन है। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। तो मास ऑफ द कार आपको गिवन है कितना, 1500 kg। आपको वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ कार कितना है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हम किलोमीटर पर आवर में डील नहीं करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें बच्चों, मीटर पर सेकंड में। और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। 6 से कटिंग करूं, 6 10 जा, 6 3 जा, तो मेरे ख्याल से ये 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे हेयर, जो वर्क हम लोग करेंगे, वर्क डन टू स्टॉप द कार will be equal to its kinetic energy. It implies that work done will be equals to kinetic energy half m v square, half mass कितना है बच्चों, 1500 and velocity is what, 50/3 होल स्क्वायर। तो फाइनली ये आ गया बच्चों 1/2 1500 इंटू 50/3 इंटू 50/3। कटिंग कर देते हैं, इसकी कर देते हैं, तो ये आ गया 750 इंटू 50/3 इंटू 3। क्लियर, क्या ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। तो ये आ गया 250 इंटू 50/3। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आएगा 625,000/3। क्लियर है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 208,333.3 जूल एप्रोक्स। तो ये फाइनली जो वर्क डन होगा दैट विल बी 208,333.3 जूल। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आप लोगों को, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. तो यहां पर आपको 3 डायग्राम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में डायग्राम फर्स्ट दिया है आपको, जिसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन गिवन है। ये आपको फोर्स की डायरेक्शन गिवन है और ये आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन गिवन है। ये इनकी पहली फिगर है। उसके बाद सेकंड फिगर इन्होंने बनाई है बच्चों, तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले डायग्राम बना लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन ये है और भाई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। एक और फिगर बनाई गई है, इसमें फोर्स गिवन है इस डायरेक्शन में
और डिस्प्लेसमेंट गिवन है इस डायरेक्शन। क्लियर बात है? इधर देखो बच्चों, आपसे पूछा है कि किस सिचुएशन में जीरो वर्क डन होगा, किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा। देखो सबसे पहले हम लोग अपनी पहली सिचुएशन देखते हैं बच्चों। इधर ध्यान दो, फर्स्ट सिचुएशन में अगर हम देखें फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसका मतलब सिचुएशन ये बन रही है ना, देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। डिस्प्लेसमेंट को मैं फिलहाल एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एंगल कितना बना है, तो मतलब यहां पर मुझे समझ में आ गया कि यहां पे हुआ होगा जीरो वर्क डन। क्लियर? सेकेंड वन देखो, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है फोर्स की डायरेक्शन यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, यहां पे एंगल जो बन रहा है ना थीटा, वो 0 डिग्री है। और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव वर्क होता है। ये मल्टीपल चॉइस में भी आने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू इस सिचुएशन में 0 डिग्री होगी, इसमें 180 डिग्री होगी। यहां पर देखो बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है। ये एंगल बनेगा बच्चों 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव वर्क डन होता है। कितना होता है? नेगेटिव होता है वर्क। क्यों? वैसे भी डेफिनेशन से देखो ना आप, डेफिनेशन कहती है इफ फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। इफ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट then work is said to be positive. If force is applied in the perpendicular direction to the displacement, then work will be zero. क्लियर बात है? तीनों सिचुएशन क्लियर है। मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनमें से कौन जीरो वर्क डन है, कौन पॉजिटिव, कौन नेगेटिव। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब इस एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। एनसीईआरटी से लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को करने के बाद एनसीईआरटी से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स हैं, जितने बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, जितने भी उसमें इनटेक्स्ट क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल्स में, वो सब कवर अप हो गए। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बच्चों, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, पावर गिवन है मुझे, डिवाइस की पावर को रिप्रेजेंट करता हूं P से, और पावर दिया है 500 वॉट। कितने टाइम के लिए यूज होता है? आई थिंक 10 आवर्स। लेकिन एक बात देखने वाली है यहां पर, इस बार एक डिवाइस नहीं है, 4 डिवाइस चलते हैं जैसे, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप एनर्जी कंज्यूम्ड निकालोगे ना, एनर्जी कंज्यूम बाय 4 डिवाइसेस, तो आपको पता है क्या करना है, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करके चलना है। 4 इंटू पावर, पावर किलोवाट में, और इंटू टाइम आवर्स में। अब देखो यहां एक प्रॉब्लम है, पावर फिर से गिवन है हमें वॉट में, तो इसे 500 वॉट को डिवाइड करो 1000 से और बना दो इसको किलोवाट। चलो 4 इंटू 500 अपॉन 1000, अब ये किलोवाट बन चुका। टाइम तो आवर्स में गिवन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये दोनों जीरो कैंसिल, ये 2 जा कैंसिल, 2 जा कैंसिल, तो 2 इंटू 10 आवर्स, 2 जीरो 10 किलोवाट आवर आ जाएगा, और फाइनली 20 किलोवाट आवर आ जाएगा। क्लियर बात है?
तो 20 किलोवाट हमारा 5 कैसे आ रहे हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 20 किलोवाट आर, करेक्ट आंसर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहां पर हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।